अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन किन सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 बड़े सोर्सेज हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो हो गया कोयल। उसके बाद दूसरा सोर्स है पेट्रोलियम। उसके बाद तीसरा मेन सोर्स है नेचुरल गैस। उसके बाद लास्ट वन इनका सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल। अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये जो कोयल है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉलिड सोर्स है। उसके बाद अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिक्विड सोर्स है। और नेचुरल गैस की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है इन गैस फॉर्म। बेसिकली ये जो कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये इन सबको फॉसिल फ्यूल, इनको कंबाइन तौर पर फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एज आ फ्यूल यूज़ होते हैं। और इनको फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग थिंग्स की बाकियात से ऑब्टेन होते हैं। यानी कि आज से हज़ारों साल पहले वो लिविंग थिंग, यानी कि जो जिनकी डेथ हो गई थी, वो किसी वजह से ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, उनके अंदर से ये चीज़ें बनती हैं, जिस वजह से एज अ होल इन सबको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल, यानी कि ओल्ड एनिमल की बाकियात से ऑब्टेन होने वाला फ्यूल। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कोयल के बारे में ये कंसेप्ट है कि आज से तकरीबन 500 बिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो, यानी कि किसी कुदरती तूफ़ान या कोई भी आफात की वजह से वो प्लांट्स ये जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे, तो ज़मीन के अंदर यानी गहराई में दफन होने के बाद उनके ऊपर, जैसे आप समझ लें कि ये हमारे पास ऊपर अर्थ है, ये इस तरह से अर्थ की तहों में वो यानी कि उनकी इस तरह से उनके ऊपर इस तरह कई सदियों से मट्टी उनके ऊपर जमा होती गई और कई तय बनती गई। अब ये जो ज़मीन के अंदर उनके ऊपर क्या हुआ कि इनके ऊपर बैक्टीरिया ने भी अटैक किया और ज़मीन के अंदर कुछ जो केमिकल्स होते हैं उन्होंने भी क्या किया, इनके ऊपर अटैक किया। और ज़मीन का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ये जो वुड थी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? जब हाई टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल एक्शन हुआ उनके ऊपर, तो ज़मीन के अंदर यानी कि जो वुड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? पीट के अंदर। अब ये जो पीट है इसके ऊपर मज़ीद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में ये जो पीट है, नेक्स्ट मज़ीद एक और कंपाउंड होता है लिग्नाइट, उसमें कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर जब एक्शन हुआ तो ये एक और इसकी फॉर्म होती है बिटुमिनस, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एक और इसकी फॉर्म है एंथ्रासाइट। बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि जब यानी वुड से एंथ्रासाइड तक जाते हुए इनके अंदर क्या तब्दीली हो रही है? इनका कार्बन कंटेंट क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। अब वुड के अंदर कार्बन कंटेंट 40% होता है, जबकि जब ये पीट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट 60% हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 70% और यहाँ पे 80% और यहाँ पे 90%। यानी आप कह सकते हैं कि जो एंथ्रासाइट है वो मोस्टली यानी कि कोयल की प्योरेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर दूसरे जो केमिकल्स हैं वो बहुत कम होते हैं। ये जो वुड से कोयल बनने का प्रोसेस है इसको नेचुरल कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल साइंटिफिक मेथड कोई भी यूज़ नहीं होता, बल्कि नेचुरली ये ज़मीन की तहों के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो जिस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नेचुरल कार्बोनाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो अब यानी कि ये जो हमारे पास कोयल ऑब्टेन होता है इसके अंदर आप समझ लें कि मिलियंस
की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट प्रोसेस से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब हम ओवरऑल कोयल की अक्रेंस देख लेते हैं कि कोयल जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और पाकिस्तान में जो है वो इसके ज़खायर कहाँ पे मौजूद है। अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें तो इसके यानी कि जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये चाइना के अंदर यानी इसके ज़खायर मौजूद हैं। उसके अलावा USA, UK, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसके ज़खायर मौजूद हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी कोयले के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। यानी कि पाकिस्तान में कोयले का एक बहुत बड़ा ज़हीरा जो है वो थर पार्कर के में मौजूद है। थर पार्कर बेसिकली ये कौन सा एरिया है? ये सिंध का एक एरिया है। तकरीबन यहाँ पे 185 बिलियन टन कोयला जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा पंजाब में भी इसके ज़खायर हैं और बलूचिस्तान में भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। पंजाब में भी और साथ में बलूचिस्तान में भी इसके ज़खायर मौजूद हैं। अब कोयले के अंदर से डिफरेंट फर्दर प्रोसेसेस करके इसके अंदर से डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा मेन सोर्स पेट्रोलियम है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिक्विड सोर्स है। यानी कि जब हम ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल बोला जाता है। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल बोला जाता है। क्रूड ऑयल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी ज़मीन के तऊ से ऑब्टेन होता है। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? रॉक्स के अंदर से ऑब्टेन होता है। रॉक्स के अंदर से ऑब्टेन होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल बोला जाता है। और पेट्रोलियम को ज़मीन के अंदर से किस तरह से निकाला जाता है? बड़े से ऑयल वेल जो है ना वो करके ड्रिल करके बड़ी मशीनरी के साथ ड्रिलिंग ऑयल वेल इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो अगर हम इसकी फार्मेशन देखें तो ये जो पेट्रोलियम है ये आज से हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के तहों में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और एनिमल्स की यानी किसी वजह से उनकी डेथ हो के वो ज़मीन की तहों में जब दफन हो गए थे, कौन सी दो चीज़ें? माइक्रो ऑर्गेनिज़म और एनिमल्स। इनके ऊपर यानी जब कई सदियां गुजर गई तो इनके ऊपर भी बैक्टीरिया का हाई टेम्परेचर और प्रेशर का एक्शन हुआ तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म और एनिमल्स इनकी जो बाकियात हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो पेट्रोलियम है जब पेट्रोलियम को ज़मीन से ऑब्टेन किया जाता है तो वो इस तरह से यानी आप समझ लें कि मिक्सचर की फॉर्म में होता है। उसके आगे डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन किए जाते हैं और उन फ्रैक्शन से फिर आगे हर फ्रैक्शन के अंदर में डिफरेंट तरह के कंपाउंड मौजूद होंगे जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अगर आगे कोई आप में से ये केमिस्ट्री की बुक पढ़ता है तो नेक्स्ट क्लासेस में वो इसकी डिटेल कि पेट्रोलियम के कौन कौन से फ्रैक्शन हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ करके उन फ्रैक्शन के अंदर से डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है। यानी कि जब ये जो ही हम इसको ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। यानी कि ये क्रूड ऑयल जो है वो किस कलर का लिक्विड होता है? ब्लैक लिक्विड होता है। तो फिर आगे डिफरेंट प्रोसेसेस करके उसके अंदर से डिफरेंट कंपाउंड को जो है ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी अक्रेंस देख लेते हैं। इसकी अक्रेंस वर्ल्ड में भी और पाकिस्तान में। दुनिया में अगर हम देखें तो बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं? USA, रशिया, उसके बाद सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया हो गया। उसके बाद ईरान में ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। इराक में इसी वजह से आपको पता है कि पिछले अरसे में अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था। उसके अलावा नाइजीरिया, अल्जीरिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसके ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में अगर हम ऑयल के ज़खायर देखें तो बहुत कम ज़खायर पाकिस्तान में हैं लेकिन कुछ हद तक यानी आप समझ लें बहुत लोअर लेवल पे हैं कि इस कहाँ पे? पंजाब में इसके ज़खायर हैं मियाल और टूट के मुकाम पे। उसके अलावा नेक्स्ट और कहाँ पे हैं पाकिस्तान में? हैदराबाद में। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें कोयल के साथ एज़ कम्पेयर टू कोयल बहुत कम ज़खायर इसके प्रेजेंट हैं पाकिस्तान में। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड का
कौन यानी किस फॉर्म वाला सोर्स है, गैस फॉर्म में सेम जिस तरह से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोयल और पेट्रोलियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। सेम ये जो हमारे पास नेचुरल गैस है, यहाँ पे भी कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मोस्टली। यानी कि अगर हम देखें इसके अंदर मीथेन होती है, उसके अलावा ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डिफरेंट तरह के कंपाउंड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेचुरल गैस में। लेकिन अगर इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, समझ लें कि तकरीबन 95% अगर हम देखें तो इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, कंपाउंड होता है मीथेन। उसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी फॉर्मेशन देखें कि ये ज़मीन के अंदर कैसे बनी है, तो ये भी ज़मीन के अंदर यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स का, एनिमल का ज़मीन के अंदर दफन हो गया था, उसके ऊपर स्लो केमिकल और बायोकेमिकल एक्शन हुआ। तो सेम जिस तरह से कोयल और पेट्रोलियम बने, सेम कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो इसमें कन्वर्ट हो गया, नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसकी हम अक्रेंस देख लेते हैं कि इसकी अक्रेंस किस तरह से है वर्ल्ड में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मकाम पर, बलूचिस्तान में एक जगह है सुई, उसके मकाम पे यानी कि इसका एक बहुत बड़ा ज़हीरा ऑब्टेन हुआ था 1952 में, जो कि आप समझ लें कि तकरीबन 253.4 क्यूबिक फीट बड़ा, यानी इसका आप समझ लें कुआं है जहाँ से ये सुई गैस ऑब्टेन होती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है ये वाली जो गैस है यूज़ होती है। उसके अलावा इसके नेचुरल ज़हायर और भी डिफरेंट जगहों में पाकिस्तान में फाउंड हुए, जैसे हैरीपुर में, मजरानी, कांट कोट, मारी, सरी सॉन्ग, डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो इसके ज़हायर और भी पाकिस्तान में फाउंड हुए। और पाकिस्तान में नेचुरल गैस का आपको पता बहुत यूज़ होता है। एक तो ये एलपीजी के तौर पर यूज़ होती है। एलपीजी मीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि ये हम लोग अपने जो घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं उसके अंदर ये यूज़ होती है। उसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है गाड़ियों में भी लोग नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली जिन घरों में पाकिस्तान में जिन एरियाज़ में ये सुई गैस की पाइपलाइन मौजूद है, वहाँ पे लोग घरों में ये सिलेंडर के ज़रिए यही सुई गैस यूज़ करते हैं। उसके अलावा लास्ट सोर्स है प्लांट्स और एनिमल, जो कि आपको पता है कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स यही कंसिडर किया जाता था। और पहले जो कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जस्ट लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, जो कि बाद में हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट आया था वोलर, उसने इसको रिजेक्ट भी करवा दिया था। अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इम्पोर्टेंट और मेन सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अगर हम देखें डिफरेंट कंपाउंड्स को तो शुगर, सेलुलोज, सिट्रिक एसिड, ऑयल, विटामिन्स, ये डिफरेंट प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं ये वाले कंपाउंड। उसके अलावा अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो हमारे पास प्रोटीन, फैट्स, ये डिफरेंट एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। और भी इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो कि आप अपनी नेक्स्ट अगर आप क्लासेस में ये बुक पढ़ते हैं केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड को जो है हम